कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ओम्स का लॉ पढ़े थे ना। और ओम्स के लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मतलब किसी कंडक्टर से या किसी सर्किट के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया जाए तो जो करंट पास आउट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने आपको आइडेंटिफाई किया था कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नॉट सेम, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट ना। तो कहने का मतलब देखो आज हम लोग कर सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन था जो कि आपको समझना है, ठीक है ना, कि ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ था क्या चीज़? तो ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, जहाँ पर V प्रोपोर्शनेट टू क्या लिखते हैं हम लोग? आई। अच्छा, V प्रोपोर्शनेट टू I होता है, जहाँ पर R को हम लोग क्या लिखे थे? रेसिस्टेंस कांस्टेंट। R को हम क्या लिखे? कांस्टेंट, क्योंकि ये रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। लेकिन मटेरियल के कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि मान लो अब हमारा कंडक्टिंग एलिमेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे मेटल हो सकता है हमारा, ये क्या नाम है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना, वो सब कंडक्टर है। तो सबके कंडीशंस में एलॉय हो सकता है, जैसे ब्रास का होता है ना, मैग्नीन होता है एंड ब्रोंज होते हैं, ये सब क्या है? एलॉय है। तो एलॉय भी क्या हो सकता है हमारा? कंडक्टर हो सकता है। तो कंडक्टर्स का जो रेसिस्टेंस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जिसमें टेम्परेचर बदलने से रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या होता है? चेंज होता है। अगर रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर ओम का लॉ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो हम यहाँ पर लिमिटेशन देखते हैं वो क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पर, दैट ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन constant temperature, pressure and humidity, है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी पर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये सबसे पहला मतलब आपका क्या है? एप्लीकेबल, सॉरी लिमिटेशन। ये क्या है? लिमिटेशन, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से क्या बदल जाता है? रेसिस्टेंस बदल जाता है। अब देखो यानी दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर और रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या है? दैट मीन्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज चेंज। अगर रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंज हो जाएगा, इन दैट केस V is not directly proportionate to I। उस कंडीशंस में V और I प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखो हम लोग लिखते हैं क्या? V इक्वल टू आई आर है, लेकिन इसके लिए टर्म्स क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो किसी थ्रू आउट सिस्टम के लिए, किसी एक सिस्टम के लिए टेम्परेचर अगर हम बदलते जाएंगे तो V का, क्योंकि R का वैल्यू क्या होगा? बदलता जाएगा। यानी यहाँ से देखो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? V बाय R, मतलब कितना करंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? रेसिस्टेंस डिसाइड करेगा। रेसिस्टेंस बदलेगा तो करंट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। करंट क्या होगा? बदल जाएगा। अच्छा, हम एक चीज़ और समझ रहे हैं यहाँ पर कि कुछ सिस्टम में करंट बढ़ेगा, कुछ सिस्टम में करंट घटेगा। वो डिपेंड करता है किस पर, किस टाइप का मटेरियल आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जैसे देखो मान लेते हैं कि आपके पास मटेरियल है, हाँ इधर ध्यान देते, मान लो आपके पास जो मटेरियल है, राइट ना, जैसे मान लेते हैं मटेरियल है मेटल, तो आपको याद रखना, देखो मेटल के केस में क्या होता है? रेसिस्टेंस इंक्रीजेस when temperature is increases, when temperature is increases। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देखो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स इन मेटल कंडक्टर the current is decreases with increase in temperature। मतलब टेम्परेचर बदलने से क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसलिए उस टाइप के कंडक्टर कैसे कंडक्टर हो जाएंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। कैसे कंडक्टर होंगे? नॉन ओमिक।
क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एट वेरिएबल मतलब कोई कंडक्टर है, यानी एक कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें दो सिस्टम है, टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को हम क्या बना दें कांस्टेंट, तो ये कंडक्टर कैसा कंडक्टर होगा, ओमिक कंडक्टर। लेकिन अगर टेम्परेचर को वेरिएबल बना दो, टेम्परेचर को क्या बना दो वेरिएबल बना दो, तो जैसे ही टेम्परेचर को वेरिएबल बनाओगे ये कैसा कंडक्टर हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर। So these are the barriers of, yeah, these are the limitations of potential. These are the limitation or barrier of the potential. क्या कर रहा है तुम दोनों? हाँ, फोन फेंक देंगे इधर नाली में, कोई दिक्कत नहीं, it's okay. ध्यान दो, ठीक है? ऊपर 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 जैसे कोई बंद कर दूँगा। You are on camera. ओके, तो देखो अभी तक ध्यान दो, हाँ। ओके, तो अब हम लोग ने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर बदल देने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बदल जाता है। तो ओम्स ने कुछ और स्टडी किया, क्योंकि इसके हिसाब से हम क्या देख पा रहे हैं, देखो इसके हिसाब से हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर V वर्सेस I, हमने बोला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू क्या है IR, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देन V बटा I इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, R मिलना चाहिए। अब देखो यानी यहाँ से सिस्टम के हिसाब से समझे, देखो कि हमने बोला क्या कि V बढ़ाने से I बढ़ रहा है, हाँ V बढ़ाने से I बढ़ रहा है। तो हम बोले क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस पर करंट है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, इधर ध्यान दो, हाँ। तो पहले मान लो क्या 0 0 है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है, तो करंट कितना हो गया 0 हो गया, करंट कितना हुआ 0 हो गया। अब हम बोले क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है 5 वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट में मेजर करते हैं। तो करंट हम बोले क्या और I 1 एम्पियर का, कितना करंट है 1 एम्पियर का। अब हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो करंट जो है वो क्या है 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 15 एम्पियर का है, तो यहाँ पर करंट देख रहे हैं क्या 3 एम्पियर का। पोटेंशियल डिफरेंस हम देख पा रहे हैं 20 का है, तो ये करंट कितना है 4। तो अब देखो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को एक जगह मिलाएंगे। तो देखो ये एक्स एक्सिस पर ऐसे चलना है, वाई एक्सिस पर ऐसे चलना है, तो एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट और वाई एक्सिस का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिया। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है एक्स पर कौन सा वैल्यू दे रहा है 5, वाई पर 1, तो ये 5.5,1 वैल्यू, ठीक है। 5 वोल्ट पर कितना करेंट 1 एम्पीयर। अच्छा दूसरा इस दोनों पॉइंट को मिला है, तो ये कौन सा 10 2 वैल्यू दे रहा है, वोल्टेज 10 करंट 2। अच्छा नेक्स्ट बढ़ाए 15 तो ये वाला क्या दे रहा है 15,3, और बढ़ाएंगे तो क्या दे रहा है 20,4। तो ये वाला पॉइंट मिलना है ना, देखो ये 5 1, ये 0 0, ये 5 1, ये 10 2, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। हाँ ये वाला पॉइंट, ये 15,3 और ये 20,4, क्या करेंगे यानी ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोड्यूस होगा। कैसा ग्राफ प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पर देखें तो V और I का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी ये आपका V है और ये आपका I है, तो ये वाला क्या होगा कांस्टेंट। देखो अब ये वाला जो है यही रेसिस्टेंस है, यही क्या है रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस कैसे है वो चीज़ पता लगा लेते हैं, ये रेसिस्टेंस कैसे है वो चीज़ पता लगा। तो देखो यहाँ से रेसिस्टेंस पता करने के लिए एक छोटा सा टेंजेंट हम लेते हैं, कितना लेते हैं एक छोटा सा टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट लाइन है। अच्छा इस टेंजेंट लाइन का 2 पॉइंट है, कितना पॉइंट है 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करो और एक पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करो, राइट ना इधर। तो ये वाला मान लो तुम्हारा क्या है I1 और ये वाला क्या है I2, तो यानी ये चेंज इन करंट है, ठीक है आपका चेंज इन करंट है हुआ। अब देखो यहाँ से समझो, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट V1 है और ये वाला पॉइंट
V2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा डेल्टा बी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल बना थीटा, क्या बना थीटा। अब हम लोग कहते हैं क्या, तुम पढ़ोगे ज्योमेट्री में, टेंजेंट के लिए हम लोग लेते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, अगर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है तो परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर थीटा जो है आपका ये वाला थीटा, ठीक है, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये वाला, तो ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर डेल्टा भी हो गया, और ये क्या हो गया डेल्टा बेस। तो दैट मीन्स यहाँ से यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा v बटा डेल्टा i। अब देखो यहाँ से अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए v बटा i, क्या है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू v बटा, और v बटा i r प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट r इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू v बटा, यानी ये जो रेसिस्टेंस ग्राफ है, ये जो स्लोप है, वो क्या दे रहा है r इक्वल टू v बटा i प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आना आता? चलो नोट करो इसको फटाक से, ठीक है, क्या लाना? खत्म हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट मतलब ओम्स का लॉ का क्या लिमिटेशन है, और ओम्स का लॉ का क्या मतलब बेसिकली हमने ग्राफ देखा है ना। तो हमेशा याद रखिएगा ओमिक ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, नॉन ओमिक ग्राफ कैसा होगा, यानी ओमिक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ओमिक ग्राफ जो होगा Straight वो line हमेशा ये parallel। मान लो v है यानी डेल्टा v, और ये करंट है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन r इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा v डेल्टा v बाई i। लेकिन अगर मान लो नॉन ओमिक होगा, नॉन ओमिक ग्राफ, तो नॉन ओमिक में क्या हम बोल रहे हैं कि वो करंट और जो v है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो वेरिएबल है, यानी कम टेम्परेचर पर क्या होगा रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, यानी कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको वहाँ पर। ये मान लो डेल्टा v है और ये i है यहाँ पर सिस्टम में, इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर इक्वल है, एंड ह्यूमिडिटी सब इक्वल है। ये कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। लेकिन इस सिस्टम के लिए क्या है आपका टेम्परेचर वेरिएबल बना रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएबल खाली बनाओ ना, ठीक है। टेम्परेचर को मैंने वेरिएबल बनाया तो क्या हो गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे मान लो क्या कम टेम्परेचर है मतलब ऐसा कुछ ओमिक घटेगा बढ़ेगा, सो दिस इज नॉन ओमिक ग्राफ, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। मतलब देखो ऐसे समझो टेम्परेचर क्या कर रहा है, देखो धीरे 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 करंट बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे घटा रहे हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ा है, फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो घट गया, फिर धीरे धीरे घटाते गए तो करंट की वैल्यू बढ़ा, ठीक है ना। तो जहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है वहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है, जहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी शोन बाय द नॉन ओमिक कंडक्टर, सो ये ग्राफ का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है ना। जल्दी नोट करो इसको, हम लोग टेम्परेचर अपने मन ओके। अब एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो ओम्स के फैक्टर्स में भी एक दो फैक्टर और हैं जो बदलने से क्या होता है उसका रेसिस्टेंस बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स देखो मतलब यहाँ पर जो ओम्स का लॉ है वो डिपेंड करता है, पहला चीज़ याद रखो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, हाँ मतलब नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या, मटेरियल चेंज करने से भी v और i का रेशियो क्या होता है बदल जाता है ना, क्योंकि कॉपर में v i का रेशियो अलग होगा तो सिल्वर में v i का रेशियो अलग होगा, और आयरन में v i का रेशियो क्या होगा अलग होगा, एलओआई में v i का रेशियो अलग होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या होता है, बाय चेंज इन मटेरियल, बाय चेंज इन मटेरियल द रेशियो ऑफ vi is equal to r will changed। मतलब ये प्रॉपर्टीज होती है, किसकी प्रॉपर्टीज होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल बदलते ही क्या होगा वी आई रेशियो चेंज हो जाएगा। एक तो ये हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल
तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखो लेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो ऐसा मान लो जैसे हमारे पास एक कॉपर का तार है जिसका कुछ लंबाई L1 है। कितना है? L1 लंबाई है और दैट द थिकनेस ऑफ दैट वायर इज a मीटर स्क्वायर, मतलब इसके लिए कितना है? a मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है आपका कितना है? L1। ठीक है, ओके। नाउ इससे हम V वोल्ट का करंट पास आउट करें, मतलब V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट तो किया, पैरेलल होता है। तो इसमें जो करंट पास आउट हुआ वो कितना हुआ? देख V वोल्ट के लिए करंट कितना पास हुआ? I1। तो V वोल्ट के लिए I1 यानी V डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 मिलेगा। क्या मिलेगा? R1 मिलेगा। अच्छा एक चीज और देखो, एक वही कॉपर का वही मटेरियल है, उतना ही थिकनेस वाला, लेकिन इस पर लेंथ जो है वो बढ़ा दी है। लेंथ जो है वो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखो लेंथ इज इक्वल टू L2, यहाँ पर लेंथ L2 कर दिए और सेम पोटेंशियल का डिफरेंस बनाया। कितना पोटेंशियल का? V का ही। इस बार क्या देखें, करंट जो हमें मिला वो कितना मिला? I2 मिला। कितना करंट मिला? I2। मतलब इसका इसमें एमीटर के थ्रू करंट मेजर किया, इसमें भी एमीटर के थ्रू करंट मेजर किया। इसमें एमीटर के थ्रू करंट मेजर किया I1 का, इसमें V पोटेंशियल के लिए करंट कितना है? I2। यानी यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या? V बाई I2 इज इक्वल टू कुछ हमें क्या मिला? R2 मिला। सर इसमें कुछ ज़्यादा ही करंट होगा अपेक्षा इससे। हाँ, इसमें करंट ज़्यादा होगा, उसमें करंट कम होगा। वही चीज़ तो देखना है अभी अपन को, अभी समझना। देखो यहाँ पर यहाँ का रेसिस्टेंस और यहाँ का रेसिस्टेंस जब हम देख पा रहे हैं तो देखिए क्या है, इसका रेसिस्टेंस कम है और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो दैट मीन्स हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से, दैट R1 इज लेस देन R2। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि L1 इज ग्रेटर देन, अगर L1 इज लेस देन L2, L1 लेस देन L2 यानी लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर इन दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या है, दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले मतलब मटेरियल के बाद की जो प्रॉपर्टीज आई वो क्या आ गई? लेंथ ऑफ कंडक्टर विल चेंज, देन द वैल्यू ऑफ करंट विल चेंज, और जिसके बेसिस पर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। यानी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो कि इफ I एम्पियर of current is passing through terminal of conductor, passing through the terminal of conductor, then offered resistance of material is directly proportional to the length of conductor। मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज करने से उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो गया? चेंजेस। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब इसको बोला गया रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कौन सी? और ये रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है वो रो करना था। तो एक टर्म से यहाँ पर रो मिला, एक टर्म से यहाँ पर क्या मिला? लेंथ मिला। तो इस दो इक्वेशंस में हमें दो डिफरेंट फैक्टर्स मिले जिस पर कौन डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस। कौन डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस। तो इसको नोट करो। तीसरा एक चीज़ और है एरिया, जिसकी डिस्कशन करेंगे तो फाइनल हमें एक रेसिस्टेंस का मतलब समझ में आएगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, लेंथ ऑफ द मटेरियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ के हिसाब से ही देख लेते हैं, वी आई रेशियो, क्योंकि उससे बेहतर हमारा कोई भी चीज़ नहीं है। तो वी आई रेशियो देखेंगे। जैसे मान लो क्या, आपके पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L मीटर, लेंथ कितना है? L मीटर, और लार्जेस्ट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? A1 मान लेते हैं। और इससे हम करंट पास आउट कर रहे हैं और दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट है। तो इससे पास आउट करंट हम देख पा रहे हैं कितना है? I1।
यानी यहाँ से देखो इस सिस्टम से देखें तो v बटा I1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है R1। v बटा I1 क्या देगा R1। अब हम क्या कह रहे हैं कि सेम मटेरियल का सेम लेंथ का एक दूसरा तार लेते हैं जिसका थिकनेस इस A1 से क्या हो ज़्यादा हो। तो एक सेम मटेरियल का सेम लेंथ का एक दूसरा तार लेते हैं, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A2 ज़्यादा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A2 हो गया। लेंथ कितना है L मीटर है, राइट ना। और दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रहे हैं, तो ये जो करंट पहुंचा रहा है वो कितना I2, कितना करंट उसको दे रहा है I2। और जब हम V बटा I2 देखते हैं तो हमें एक रेशियो मिला दैट इज कॉल्ड R2। अब दोनों सिस्टम का जब हम एनालिसिस कर पा रहे हैं तो V बटा I1 का रेशियो जो है वो V बटा I2 के रेशियो से क्या है ज़्यादा है। ये रेशियो ज़्यादा है, ये रेशियो कम है। अच्छा देखो ये रेशियो ज़्यादा है, ये रेशियो कम है, कहने का मतलब बाद का रेसिस्टेंस कम है, पहले का रेसिस्टेंस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से देखो हम बोले क्या है नहीं कि I1 से I2 की ओर आ रहे हैं तो करंट क्या हुआ कम हो गया। इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। हाँ करंट इंक्रीज, हाँ रेजिस्टेंस कम। रेसिस्टेंस कम है। तो I1 से I2 की ओर जा रहे हैं तो करंट बढ़ा, यानी R1 से R2 की ओर जाएंगे तो क्या होगा घटेगा। देखो ये डिक्रीज हुआ है ना, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेजिस्टेंस ये डिक्रीज हुआ, यानी डिक्रीज हुआ तो क्या देख पा रहे हैं। अच्छा अब एक चीज और देख पा रहे करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज A1 से A2 जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंक्रीज A2 पर रेसिस्टेंस ज़्यादा या कम कम कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि इफ V volt of potential difference is developed between terminal of conductor, between terminal of conductor, between terminal of conductor, then क्या बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, then what we can say that then the resistance offered by conductor is inversely proportionate to the area of cross section of materials। आगे समझ में, यानी इस सिस्टम से लिखे तो क्या लिख सकते हैं R is inversely proportional to area। तो तीन फैक्टर हम देखे, रो जिसको हम बोले रेसिस्टिविटी, क्या बोले इसको रेसिस्टिविटी, हम बोले L लेंथ, हम बोल रहे हैं A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ वही है, N है यहाँ पर, G है यहाँ पर, P है यहाँ पर, H है यहाँ पर। A क्या आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो हम के पास देख पा रहे हैं तीन टाइप का चीज़ है, तीन टाइप की चीज़ में ये क्या है मटेरियल कांस्टेंट, ये क्या आपका है मटेरियल कांस्टेंट। अच्छा अगर मटेरियल कांस्टेंट है तो दो टाइप का एक्सप्रेशन हमको मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/। अब देखो ये दोनों भी मटेरियल का वेरिएबल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टीज है कांस्टेंट है ना। देखो मटेरियल कांस्टेंट है, ये कैसा कांस्टेंट है, तो ये मटेरियल की वेरिएबल प्रॉपर्टीज और ये मटेरियल का कांस्टेंट। तो वेरिएबल का प्रोपोर्शनेट हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है कांस्टेंट लेना पड़ता है, इसलिए R इस पर क्या लिख सकते हैं रो इनटू L/। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसका रेसिस्टेंस। आया समझ में, ठीक है। तो ये फाइनल है आपका लेक्चर, तो आप एक बार देखेंगे इसको, यूट्यूब पे जनरली मिलेगा आपको, फॉलो करेंगे तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, अरिंदम अकेडमी के नाम से मिलेगा आपको, है ना। बहुत मेहनत करते हैं गाइस, फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब द सेशन।